दोस्तों अब सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर। तो कल रात कॉलोनी हाउस में जो दरिंदे घुस आए, विक्टर ने जूली की जान बचाई। वह उसे जंगल में ले गया और उसे एक पेड़ के अंदर भेज दिया, जो कि इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू है। अगर आपने अभी तक इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जरूर देख लें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाले और भी पार्ट्स आपको मिल सके। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जूली उसी साइड में पहुंच जाती है। खुशकिस्मती से अगले दिन वह घर आ चुकी थी। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। जूली वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे वह जंगल से उस शेड में पहुंच गई और अगले दिन वह घर आ गई। विक्टर ने जूली को अपनी ड्राइंग बुक भी दी थी, मगर जो भी हो विक्टर ने जूली की जान बचाई। डेविड और जिम इस बात से खुश थे, मगर जूली घबरा गई थी। वह रोने लग जाती है। अपनी मम्मा से पूछती है कि आखिर हमारे साथ यह क्या हो रहा है। डेविड उसे हौसला देती है। तभी जैड बेवकूफों की तरह अंदर आया और वह पूछता है कि विक्टर कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। जिम उसे बाहर निकालता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें पता भी है कि कल रात उस पर कैसी गुजरी। जैड कहता है कि देखो मुझे कुछ मिला है और मुझे कुछ जानना है। विक्टर कहाँ है? जिम कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं। पहले तो तुमने मुझे रेडियो के बारे में कहा, हमने तैयारी भी कर ली, तुम्हारे कहने पर मैं पेड़ पर भी चढ़ा, मगर तुम पागलों की तरह वहाँ से भाग गए। वह रेडियो काम करता है, यह जानकर जैड को हैरानी होती है। जिम आगे बताता है कि वह काम करता है, मगर एंटीना लगाने के लिए हमें ऊंची जगह चाहिए। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर इस पर काम कर सकते हैं। जैड कहता है कि ठीक है। दोस्तों यह इंटरेस्टिंग वीडियो कंटिन्यू है। अगर आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि यह परेशान जूली बेसमेंट में लेटी है, उस गड्ढे के पास, क्योंकि डेविड को जानना था आखिर यह वायर आए कहाँ से है। डेविड अपनी बेटी जूली के पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैं जिम से बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन हम दोनों कमरे में थे। मेरे छोटे बेटे थॉमस को मैंने कुछ सेकंड के लिए एक टेबल पर रखा, मुझे कुछ लेना था। ठीक उसी समय एक कॉल आई। जिम कॉल पिक करने गया। देखते ही देखते थॉमस टेबल नीचे से गिर गया, उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। तो जब भी मैं जिम को देखती हूँ मुझे वही दिन याद आ जाता है, इसलिए मैं उससे अलग होना चाहती थी, क्योंकि मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी जैड और जिम डोना के पास जाते हैं, उससे इजाजत मांगने कि वह कॉलोनी हाउस की छत पर एंटीना लगाए। फिर डोना इसकी इजाजत दे देती है, बल्कि वह अपने लोगों से कहती है कि इन दोनों की मदद करनी होगी, क्योंकि उनके पास इस नरक से निकलने का एक प्लान है। उस रात वाले हादसे में एलिस का पैर जख्मी हो गया था, इसलिए वह हॉस्पिटल में पड़ा था। क्रिस्टी और कैनी भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे जब वह सेरा को उस केबिन में ले गया था। अब सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर। जब बॉयड सेरा को उस केबिन में ले गया था तो वह आखिरी बार उस टाउन में आता है अपना कुछ जरूरी सामान लेने, और खासकर वह अपने बेटे एलिस से बात करना चाहता था ताकि वह उससे माफी मांगे। उसकी एक गलती की वजह से उसकी माँ मारी गई। अपने दिल का बोझ हल्का करने के बाद बॉयड वहाँ से चला गया, मगर फतिमा एलिस से कहती है कि देखो शायद मेरी बात तुम्हें बुरी लगे, आखिर में वह तुम्हारे पिता है, उसने जो भी किया सबकी भलाई के लिए किया। सोचो अगर बॉयड वो ताबीज जंगल से ना लाता तो क्या आज हम दोनों जिंदा होते। माना कि उससे गलती हो गई, अब बॉयड जा रहे हैं, अगर वो लौट के वापस ना आए तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। फिर अपना जरूरी सामान लिए जंगल की तरफ निकल गया। उसने बहुत सोचा, फिर फतिमा की बात मानकर वह अपने पिता से मिला और दोनों के बीच जो नफरत थी वह खत्म हो गई। मगर एलिस ने सेरा को देख लिया। वह अपने बेटे को समझाता है कि तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर मैं अभी वह बात तुम्हें नहीं समझा सकता। सेरा की मदद से मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, तुम बस वापस टाउन में जाओ, सबका ख्याल रखना और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। फिर एलिस अपने पिता की बात मानकर वहाँ से वापस चला जाता है और बॉयड सेरा को लिए कूच पर निकल जाता है। हमें डेविड का एक बुरा सपना दिखाया जाता है। वह एक गड्ढे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी तो सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके बेटे के साथ क्या हुआ था। इसलिए डेविड को फोन रिंग सुनाई दी और बच्चे रोने की आवाज भी। डेविड सच्चाई से भटक चुकी थी। वह जिम को आवाज लगा रही थी। अचानक वह नींद से जागती है। बाद में वह जूली विक्टर की ड्राइंग्स देख रही थी, क्योंकि विक्टर ने उस पेड़ से जूली को अंदर भेज दिया और विक्टर का कोई अता पता नहीं। उन्हें लगा शायद इससे वह विक्टर को ढूंढ सके। विक्टर की ड्राइंग जूली और जिम को समझ नहीं आती। ईथन कहता है कि ड्राइंग्स असल में कहानी है, इन्हें हमेशा अपने साथ रखना होगा। उन ड्राइंग्स में कुछ प्लूरल भी थे और यह डेविड नहीं चाहती थी कि ईथन यह सपने देखे और उसके दिमाग पर बुरा असर हो, इसलिए वह ड्राइंग्स को रख देती है और उसका मन बहलाने के लिए कहती है चलो एक खेल खेलते हैं। खेल कुछ ऐसा होगा, हम में से हर कोई अपनी ख्वाहिश बताएगा कि घर जाकर वह पहला काम क्या करेंगे। डेविड कहती है कि मैं अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर वह सब कुछ ऑर्डर करूंगी जो मुझे पसंद है। जूली कहती है कि मैं अपने दोस्तों को कॉल करूंगी। वहीं ईथन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम सब खुश रहें। घर पर हम सभी कभी ऐसे नहीं रहते थे, मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है। कॉलोनी हाउस वाले अब कम्युनिटी वालों के साथ रह रहे थे। दोनों ने उन्हें काम भी दिया था, टावर बनाने का। काम तो पूरा दिन वही उसी में लगे रहते।
हालांकि उनमें से कुछ को यह काम पसंद नहीं था, इसलिए नहीं कि यह मुश्किल था या फिर वह काम नहीं करना चाहते, मगर इसलिए कि यह एक छोटी उम्मीद थी। पर ये लोग रेडियो सिग्नल की मदद से कैसे यहाँ से निकल सकते हैं, यह एक नाकाम आइडिया था। इन लोगों को एक हल्की सी उम्मीद नजर आई। फिर डोना के लोगों में एक एरिक नाम का लड़का था। एरिक डोना के पास रहने लगा था और अगली सुबह जब यह लोग जाते हैं तो पता चलता है कि एरिक ने अपनी जान ले ली। इस बात से डोना बहुत दुखी हो जाती है। जेड और जिम रेडियो वाले आइडिया पर एक साथ काम कर रहे थे। कॉलोनी की छत पर एक टावर बनाया जा रहा था, मगर जेड अभी खुश नहीं था। वह कहता है कि यह बैटरी ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली, हमें कोई ऐसा पावर सोर्स चाहिए कि जो कई महीनों तक चल सके। जिम कहता है कि कोई बात नहीं, अगर बैटरी खत्म हुई तो गाड़ियों के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। जेड कहता है आखिर कब तक, ऐसे तो सारा फ्यूल भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जेड की हिम्मत जवाब देने लगी। वह इस आइडिया से पीछे हटने लगा। फिर अब यहाँ पर जिम अकेला था, बाकी सब तो उसकी मदद कर रहे थे। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू है। अगर आप इस सीरीज के आगे के और भी भाग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। कैनी जब और लकड़ियों की मांग करता है तो डोना गुस्से में फर्नीचर को ही तोड़ने लग गई, क्योंकि वह एरिक की मौत पर बहुत दुखी थी और उस रेडियो वाले आइडिया पर कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि इन लोगों को जब यह पता चलेगा यह लोग सिग्नल भी नहीं भेज सकते, यह आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी और शायद उनमें से बहुत पागल भी हो जाएं। कैनी हार नहीं मानता। वॉइड ने जाने से पहले कैनी को ही सैरेब बना दिया था। वह डोना को समझाने की कोशिश करता है, मगर डोना एक सर दर्द है जिसे कोई बात समझाना बहुत मुश्किल होता है। जेड फिर से निराश होकर घर चला गया। वह फिर से वही सब करने लगा था, मगर कैनी की माँ एनी को बहुत गुस्सा आता है कि तुम हर वक्त शिकायत करते रहते हो, तुम्हें बिजली चाहिए। वो लैंप को ऑन करती है, कहती है कि यह है बिजली। जेड कहता है कि हम किसी प्लग से बिजली नहीं ले सकते, बट उसके माइंड में एक आइडिया आता है जो कि किसी बच्चे को भी आ सकता था, पर पता नहीं इन लोगों को इतना समय क्यों लगा। जेड आगे क्या करने वाला है यह पता चल जाएगा। अब चलते हैं जंगल में, जहाँ बॉयड सेरा को लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ता है। चलते चलते यह लोग उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ कुछ समय पहले बॉयड को पत्थर के हुए ताबीज मिले थे। सेरा पूछती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बॉयड पहले से ही काफी गुस्सा था। कहता है कि आज तक मैं यहाँ से आगे नहीं गया, अंधेरा होने में बस 2 घंटे बाकी हैं और मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ रात बिताएं। सेरा कहती है कि मेरी हथकड़ी खोल दो, मुझे बाथरूम जाना है। आखिर मैं भागने की कोशिश क्यों करूंगी। वह कहता है कि इसलिए मैंने इस तरह बांधी है कि तुम बाथरूम जा सकती हो, मैं नहीं खोलने वाला। फिर चलते चलते बॉयड पेड़ पर कुछ निशान बना रहा था ताकि यह कहीं खो न जाए कि क्या हो अगर चलते चलते हम टाउन में पहुंच जाएं, क्या पता हम लूप में चल रहे हों। तो वह कहता है कि हमें नहीं पता, हमें कोशिश करनी होगी। बॉयड पूछता है कि उस आवाज ने तुमसे यही कहा ना कि वह छोटे बच्चे को मार दो और हम सभी घर चले जाएंगे। बताओ उस आवाज ने तुम्हें और क्या क्या कहा। सेरा कहती है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, जो भी किया मजबूरी में किया। सेरा कहती है कि तुम कभी भी इस बात को समझ नहीं पाओगे। बॉयड कहता है कि कोशिश तो करो। सेरा कहती है कि उसकी आवाज ने मुझे कहा कि नए लोग आने वाले हैं, और वही हुआ। और उसके बाद उसने कहा अगर मैंने उस बच्चे को नहीं मारा तो फिर मेरा भाई मर जाएगा, और फिर वही हुआ, मेरा भाई मर गया। उसके बाद फिर वह रोने लगी और बॉयड से कहती है कि आखिर तुमने मुझे उस बॉक्स में क्यों नहीं डाला, जिसमें बॉयड भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है मैंने अच्छे लोगों को बुरे काम करते देखा है। इसी के साथ वह सेरा की हथकड़ी खोल देता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि यह लोग और आगे तक जाते हैं। सेरा कहती है कि नेतन के पास एक थ्योरी है इस जगह के बारे में, मगर हम यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो यह हमें यहाँ रहने पर और मजबूर कर सकते हैं, जैसे कि यह हमें धकेल रहे हों। फिर हमें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। थोड़े आगे जाने पर यह देखते हैं कि पेड़ पर बहुत सारी बोतल लटकी हुई हैं, जिसमें चिट्टियां थीं। बॉयड उनमें से एक बोतल लेना चाहता था। जैसे ही वह एक बोतल को नीचे लाने की कोशिश करता है, सेरा को कुछ होने लगा। वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। सीन फिर रात का दिखाया जाता है। बॉयड ने एक टेंट लगाया है जिसमें उसने ताबीज भी रखा है ताकि वह राक्षस इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। सेरा को होश आता है। बॉयड उसे सारी बातें बता देता है, इसलिए हमें रुकना पड़ा। वह इतने में बोतल से चिट्ठी ले लेती है। उस पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 18 से 64। शायद यह कुछ हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं लिखा था। सेरा कहती है कि मुझे लगता है कि हमें अब वापस जाना चाहिए। बॉयड पूछता है कि क्यों, तो उसे जवाब देती है कि मैंने जो आवाज सुनी थी वह अलग थी, इस बार एक औरत की आवाज थी। बॉयड पूछता है कि उसने क्या कहा। वह बताना नहीं चाहती थी। वह कहती है कि उस बात का कोई मतलब नहीं निकलता। बॉयड फिर भी पूछता है। फिर सेरा कहती है कि उस आवाज ने कहा कि मिशन लब से कहो कि मैं गलत थी। वह चिल्ला रही थी और कह रही थी कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बॉयड जब यह बात सुनता है तो उसे बहुत हैरानी होती है कि मिलिट्री में ही बॉयड को मिशन लब कहते थे और वह केवी ही थी जिसे यह लग रहा था कि शायद हम किसी बुरे सपने में हैं, और अगर हम सपने में मर गए तो असली दुनिया में हमारी आंख खुल जाएगी। तो तभी सेरा जिस औरत की बात कर रही है तो वह केवी ही थी, और वह कहती है कि मैं गलत थी क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मार डाला था।
यह बात सिर्फ बॉयड को ही बताती। सेरा को कोई अंदाजा नहीं था। कम से कम बॉयड को विश्वास तो हो गया। पहले तो उसे बड़ी अजीब अजीब आवाज आसपास सुनाई दी और उसके बाद इन्हें टेंट के साथ उठा लिया जाता है और अपनी जगह से कहीं दूर ले जाया जाता है। जो भी चीज इन्हें लेकर आई थी वह वहां से चली गई और इनके टेंट पर बहुत तेज रोशनी पड़ती है। दोस्तों, इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे हम पार्ट में। पार्ट के नोटिफिकेशन मैसेज के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अगर आप मेरी मेहनत को दिल से सपोर्ट करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। आप सभी लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद।